हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 11 की यात्रा चल रही है बेटा। उसमें हम पढ़ रहे हैं भूगोल पाठ पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। हमने जब बात की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो मैंने आपको दो सिद्धांतों की बात की थी बेटा। एक तो कहा था आरंभिक सिद्धांत जो पृथ्वी केंद्रित है, और दूसरा है वो सिद्धांत है सूर्य केंद्रित, है ना। ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे हम इसमें। पृथ्वी केंद्रित के सिद्धांत के बारे में हम जो बात कर चुके हैं वो हमारे हमारे साथ आ चुकी हुई चीजें आपको पता ही है। हमने इसमें लाप्लास पढ़ लिया, कांट पढ़ लिया, ज्वारी पढ़ लिया, जमरील मोल्टन पढ़ लिया। एक विद्वान बच रहे हैं 1950 में। 1950 के अंदर ओटो स्मिड महोदय, जो ओटो स्मिड महोदय रूस के थे, वह जर्मनी के कोल्स वाइजस्कर थे। उन्होंने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। निहारिका आप जानते हैं गैस का बादल होता है, हाइड्रोजन गैस का बादल होता है। क्या संशोधन किया है देखिए। इन्होंने ये माना, शुरुआत में बोल रहा हूं मैं, इन्होंने क्या माना कि भैया ब्रह्मांड में पहले से ही धूल के कण और जो गैस के बादल थे पहले से ही बिखरे हुए थे। धूल के कण और गैस के बादल पहले से ही बिखरे हुए थे। ये क्या है सर? ये धूल के कण है सर। और क्या है सर? ये गैस के बादल भी है इसमें। ओके, ये इन्होंने कहा। ओके जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि फिर क्या हुआ कि इस आकाश गंगा के अंदर यहां पर सूरज निकल रहा था। जब सूरज पास में आता है, जैसे मान लीजिए सूरज है, तो वो क्या करता है, इन जो आपके जो बादल थे इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, इनके धूल के कण को। और इस सूरज के चारों ओर यहां पर क्या हो जाता है कि धूल के कण व गैस के बादल चक्कर लगाने लग जाते हैं। ठीक है, चारों तरफ तस्त्री नुमा रूप में घूमते हैं। धूल के कण जो होते हैं वो ठोस होते हैं तो जल्दी संगठित होते हैं। गैस के बादल थोड़े कम थोड़ा टाइम लगता है उनको संगठित होने में, और एक तस्त्री बन जाती है। क्या बन जाती है? एक वलयाकार तस्त्री बन जाती है इनके तरफ चक्कर लगाने से। ये इन्होंने कहा। बाद में जब ये पिंड संगठित होते हैं ना बेटा, तो इन्हीं से क्या बनता है? इन्हीं से इन्होंने कहा क्रोड, यानी जो पिंड थे इनसे क्रोड बनता है। इन्हीं से ही क्षुद्र ग्रह बनते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह के बारे में उन्होंने बताया। इन्हीं से ग्रह बनते हैं, और जब ये ग्रह भी धूल के कणों को आकर्षित करते हैं, अपने चारों तरफ आकर्षण से घुमाते हैं, तो क्या बनते हैं? उपग्रह बनते हैं। क्या बनते हैं? उपग्रह बनते हैं। आप एक बात समझिएगा कि मैंने बोल रहा हूं कि सूरज ने धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो सर ये आकर्षित कैसे कर रहे हैं? तो एक बात बता दूं मैं बेटा आपको कि हर जो वस्तु होती है ना जिसमें द्रव्यमान होता है, उसमें एक शक्ति होती है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं उसे? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो शक्ति इसको आकर्षित कर रही थी यहां पर, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण थी, इन्होंने धूल के कणों को आकर्षित किया, और यहां पर फिर उससे क्रोड बना संगठित होकर। फिर क्रोड से क्षुद्र ग्रह, क्योंकि उस क्रोड ने भी और आकर्षित किया, उसमें भी द्रव्यमान आया, और क्षुद्र ग्रह से ग्रह, और फिर ग्रह से बाद में उसके चारों ओर उपग्रह बन गए थे। इन्होंने संशोधन क्या किया मैं बताना चाह रहा था। इन्होंने ये बताया कि सूरज अलग पदार्थ से बना था और ग्रह अलग पदार्थ से बने थे। इस कारण उन्होंने जो ग्रह है वो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं उसको, और कोणीय आवेग की जो समस्या थी उनको दूर किया। यहां पर यह संशोधन था। लेकिन क्या हम यहीं तक रुकेंगे? नहीं जी। आगे हमारे पास में जो आधुनिक संकल्पना आती है ना, आधुनिक संकल्पना, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित होती है बेटा। बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा आज की क्लास के अंदर। पहली संकल्पना क्या थी? पृथ्वी की उत्पत्ति की, पृथ्वी की केंद्रित थी, जो हम पढ़ चुके हैं। पूरी हम पृथ्वी केंद्रित संकल्पना पढ़ी है। और बाद में जो वर्तमान है वो सूर्य केंद्रित है। देखिए पृथ्वी केंद्रित नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी केंद्र में, पृथ्वी केंद्र में। देखिए पहली संकल्पना में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। पहली जो संकल्पना तो इसमें माना गया कि भैया पृथ्वी हमारे सेंटर में है, और चारों ओर सूरज भी है, आपका सन भी चक्कर लगा रहा है, अन्य ग्रह भी उसके चक्कर लगा रहे, ये माना गया। ये संकल्पना बेटा आप जब पढ़ेंगे भूगोल में थॉट्स पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यूरोप में जब अंध युग था, यानी क्या था? अंध युग था, डार्क एज था, तब चर्च की सत्ता थी। और चर्च ये मानता था कि पृथ्वी केंद्र में है। चर्च क्या मानता था? कि पृथ्वी केंद्र में है। और चूंकि चर्च था इसलिए वो ये और कहता था कि भैया पृथ्वी तो केंद्र में है, ये तो मैं कहता हूं, लेकिन इस केंद्र में चर्च भी है। इस केंद्र में क्या है? चर्च भी है। और चर्च के साथ में कौन है? उन्होंने माना कि ग्रीस जो ग्रीस है ना, हमारा ग्रीस यानी उनका, वो भी केंद्र में है, मानना था। और उस हिसाब से हमारी थॉट्स चल रही थी। लेकिन बाद में ये सिद्धांत क्या हो गया? इसको नकार दिया गया, मना हो गया। और फिर होता है हमारा सूर्य केंद्र सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात हो रही है। सूर्य केंद्र सिद्धांत क्या कहता है? भैया सूरज सेंटर में है, और चारों ओर हमारी अर्थ है, जो आपके मंगल है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी उसके चक्कर लगा रहे हैं। और आज हम इसी सिद्धांत को मान रहे हैं। तो हम चलेंगे सूर्य केंद्र संकल्पना से। ठीक है, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत में क्या बताया? आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। हम बात करेंगे क्या है, आप इनको देख लीजिए। ये हमारे जॉर्ज लेमेंटर साहब हैं, बेल्जियम के हैं, और सबसे खास बात है पादरी हैं। ये कौन है? पादरी हैं। इन्होंने क्या कहा बेटा? सुनिए आप, अब बड़ा मजा आएगा आपको। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में पहले
है ना, 13.7 अरब वर्ष पहले इन्होंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। एक किसके रूप में था? बिंदु के रूप में था, है ना। ये जो बिंदु था ना, अकेला बिंदु था, इसलिए इसको एकल बिंदु कहा गया। इस बिंदु में क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड था बेटा, इतना बड़ा ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड संकुचित होता गया, संकुचित, उस पर प्रेशर लगता रहा। तो बताइए, जब कोई पदार्थ को आप प्रेशर करेंगे तो अंदर जब उसको सीमित करेंगे तो उसके कण आपस में टकराएंगे ना, तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा और तापमान बढ़ेगा। तो तापमान भी इसका अधिक था। आयतन पहले इतना बड़ा था, उसको आयतन को आपने छोटा किया तो इसका आयतन भी कम हो गया और फिर इसका घनत्व इसका अधिक हो गया, है ना। तो ये संकल्पना इन्होंने दी बिग बैंग सिद्धांत थी। कैसे थी मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखिए आप समझिए। इन्होंने क्या कहा कि पहले यानी एक पूरा जो ब्रह्मांड था वो एक बिंदु के रूप में था, बिल्कुल जैसे ये बिंदु दिखा, मैं बता देता हूं आपको, आप समझिएगा। जैसे बिंदु यहां पर है, इस बिंदु के रूप में देखिए। इस बिंदु को इन्होंने क्या कहा? एकाकी परमाणु कहा बेटा। क्या कहा? एकाकी परमाणु कहा। इसको कहां पर, इसको विचित्रता भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? विचित्रता भी कहा गया। अब ये क्या कहते हैं आप आगे समझिएगा। ये ऐसे कहते हैं कि जो एकाकी बिंदु था इसका, चूंकि ये बिल्कुल प्रेशर हो रहा था, बड़ा ब्रह्मांड था, छोटा होता होता तो बिल्कुल छोटा होता तो बिल्कुल यहां तक आ गया। तो इसका तापमान क्या था सर? तापमान इसका बहुत ज्यादा हो गया था। तापमान क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा था। बिल्कुल सर, मान गए बात आपकी। अच्छा, आयतन क्या था सर? आयतन तो सर पहले इतना बड़ा ब्रह्मांड था, उसको छोटा हुआ बिल्कुल धीरे धीरे, तो आयतन भी कम हो गया। तो आयतन क्या हो गया? कम हो गया। हम घनत्व की बात करते हैं, मैं रटाऊंगा नहीं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और चूंकि आयतन कम हो रहा है तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप गणित में जानते हैं, जब हर कम होता है तो आपका वो संख्या बढ़ जाती है। तो आपका घनत्व भी क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा हो रहा था। यानी तीनों, आपका घनत्व ज्यादा हो रहा है, तापमान ज्यादा हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, ठीक है। अब घनत्व इतना कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है, सॉरी, घनत्व ज्यादा हो रहा है ना, आयतन इतना कम हो रहा है, तो क्या होता है? एक सीमा ऐसी आती है कि ये अपने उस प्रेशर को बना नहीं पाता है ना। और ये जो घनत्व था, आप समझिए, इसको बोलते हैं क्रांतिक घनत्व। क्रांतिक घनत्व का मतलब होता है कि एक ऐसी सीमा जिसके बाद में अब इसके अंदर संकुचन नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं लेमेंतर साहब कि 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें, किसमें? इस कण में महाविस्फोट होता है, बड़ा विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद क्या होता है? ये जो कण था, ये छोटे छोटे कई कणों के अंदर टूट गया, ये कणों के अंदर टूट गया, है ना, ब्रह्मांड में फैल गया, चारों तरफ फैल गया। और इस कणों के साथ में बेटा, जो जब ये विस्फोट हुआ तो धूल भी निकलेगी, गैसें भी निकलेगी। तो चारों ओर क्या हो गया? चारों ओर यहां पर आप मानिए, यहां पर गैस और धूल कण चारों ओर इकट्ठी होने लग गई। वही जो मैंने बताया आपको, आकर्षण बल के कारण यहां पर इकट्ठे होने लगे। तो ये इन्होंने क्या बताया? ये जो सिद्धांत हुआ, चूंकि इसमें विस्फोट हुआ, इसलिए इस सिद्धांत का नाम इन्होंने क्या दिया? महाविस्फोट सिद्धांत दिया। क्या नाम दिया? महाविस्फोट सिद्धांत। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, इसको बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैंने बताया ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए इसको ब्रह्मांड विस्तार परिकल्पना भी कहा जाता है। ब्रह्मांड विस्तार परिकल्पना भी कहा जाता है, परिकल्पना भी कहा जाता है। ये हमारे लेमेंतर साहब ने बताया। देखिए आप यहां पर आप देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ये कण था, फैलता गया, फैलता गया। देखिए यहां पर विस्तार हो रहा है, फिर यहां विस्तार हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, एक बार संक्षेप में बता देता हूं कि पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, संकुचन हो रहा है। अरे आप खुद देखिए, आप किसी चीज को दबाएंगे दबाएंगे तो एक सीमा के बाद वो टूट जाएगी बेटा, जब उसकी सीमा खत्म हो जाएगी। वो सीमा ही तो क्रांतिक घनत्व, क्रांतिक आयतन कह सकते हैं, क्रांतिक घनत्व था। तो वो परमाणु था, तापमान ज्यादा है, आयतन कम है, घनत्व बहुत ज्यादा है। और 13.7 अरब वर्ष में इसमें महाविस्फोट होता है, और महाविस्फोट होने के कारण इसमें ये कण फैल जाते हैं चारों तरफ, और इसे ब्रह्मांड विस्तार परिकल्पना भी कहते हैं। आपके प्रश्न आना चाहिए कि सर ब्रह्मांड में क्या आज भी विस्तार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, ब्रह्मांड में आज भी विस्तार हो रहा है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एकाकी बिंदु परिकल्पना क्या है, एकाकी, ब्रह्मांड से संबंधित एकाकी बिंदु परिकल्पना क्या है, आप मुझे क्या बताएंगे? आप बताइए। देखिए, एकाकी बिंदु परिकल्पना, चूंकि ये सारा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, तो जो बिग बैंग सिद्धांत है उसी को ही एकाकी बिंदु परिकल्पना भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत को ही एकाकी बिंदु परिकल्पना कहा जाता है। अब क्या यहीं पर रुक जाएंगे? अरे भाई, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अपनी, बेटा वैज्ञानिक होते हैं, वो कभी भी एक बिंदु को या एक तथ्य को मानकर नहीं चलते हैं, वो अपनी सोच से आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा ही हुआ,
एक विद्वान आते हैं, एडविन हब्बल साहब, अमेरिकी विद्वान थे, वो आते हैं और वो क्या कहते हैं, बिल्कुल मान लिया साहब कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, मैंने मान लिया उसके अंदर। लेकिन वो क्या कहते हैं कि उन्होंने एक नियम बनाया उनके अनुसार कि जो आकाश गंगाएं हैं ना, ब्रह्मांड के विस्तार हुआ जो आकाश गंगाएं थी, ये आकाश गंगा आप इनको मान सकते हैं आप, ये आकाश गंगा, ये आपकी आकाश गंगा है, इनका जब ये आकाश गंगा जब दूर हो रही थी, उन्होंने जब देखा तो ऐसा लगा था आकाश गंगा जो दूर है और दूर जा रही है। जब उन्होंने टेलीस्कोप से देखा जो हमारे पास में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, तो आकाशगंगा बहुत दूर जा रही है और उनमें विस्तार होता जा रहा है, तो आकाशगंगा दूर होती जा रही है और तेजी से दूर भागती है। तो इन्होंने ब्रह्मांड विस्तार परिकल्पना को कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं लेमेंटर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है आप इसको समझिए। एग्जाम्पल में क्या बताते हैं कि जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया गुब्बारे का, जैसे गुब्बारा है और इसमें यहां पर देखेंगे आकाशगंगा मैंने लगा रखी है, ये जो बिंदु लगा रखे हैं वो आकाशगंगा है, बिल्कुल एक बिंदु के रूप में है, ये बिल्कुल एक ओरिजिनल अवस्था के अंदर, तो ये ब्रह्मांड है हमारा। जैसे ब्रह्मांड में विस्तार होता है, जैसे यहां पर इसको फुलाता हूं मैं, तो आप देखेंगे ये बिंदु है ना वो आपस में दूर होते गए हैं। आप देखिए ये जो बिंदु है वो दूर हो गए, पहले यहां पर थे लेकिन अब देखिए बिंदु यहां पर आ गया, ये बिंदु यहां पर आ गया। तो बोले इसी प्रकार जब ये और फैलेगा तो इसमें और दूर हो जाएंगे, आप इसको और फुलाएंगे तो और दूर हो जाएंगे। देखिए यहां पर बिंदु चलेगा, ये बिंदु यहां पर चलेगा, एक बिंदु यहां पर आ गया और इनके आकार भी बदल गया। तो इन्होंने कहा कि गुब्बारे की तरह, कि जैसे गुब्बारा फैल रहा है तो जैसे आकाशगंगा भी दूर हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से इसका आकार बदल रहा है ना, वैसा ब्रह्मांड के आकाशगंगाओं में नहीं हो रहा है। इन्होंने बस इस चीज को बताया कि ब्रह्मांड में जब विस्तार हो रहा है तो आकाशगंगाएं तो फैल रही हैं, आकाशगंगाएं तो दूर जा रही है, लेकिन आकाशगंगाओं की आकृति में बदलाव नहीं हो रहा है, जैसे इस गुब्बारे में हो रहा है। गुब्बारे में देखेंगे आप यहां पर, यहां पर देखिए आप इसको करेंगे छोटा है, ये छोटा होता जाएगा और जैसे इसको फुलाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये कमी बताई थी इन्होंने, ये इन्होंने इस एग्जाम्पल पे बताया था कि इस चीज को निकाल दें तो ये जो विस्तार हो रहा है बिल्कुल गुब्बारे की तरह हो रहा है। ठीक है, तो ये किसने बताया, ये हमारे हब्बल साहब ने बताया। अब आगे आप देखिए, आगे होयल साहब आते हैं। होयल साहब क्या कहते हैं, वो स्थिर अवस्था संकल्पना कहते हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मानता हूं ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं भी दूर जा रही, आकाश गंगाएं भी क्या हो रही है, वो विस्तारित हो रही है, लेकिन उनका जो घनत्व है ना बेटा, जो औसत घनत्व, वो कभी भी नहीं बदलेगा। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान में स्थिर अवस्था सिद्धांत है, उनके अनुसार एक निश्चित औसत घनत्व के साथ में ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। आकाश गंगाएं और तारों को बनाने के लिए पदार्थ उस गति से बन रहे हैं, लेकिन जो पुराने पदार्थ है वो नष्ट हो रहे हैं। इसको छोटे से उदाहरण समझिए आप, जैसे मान लीजिए आकाशगंगा है, बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपको, है ना। आकाशगंगा यहां पर है और इस आकाशगंगा में एक कण है, जैसे यहां पर ये कण हुआ, यहां पर ये कण हुआ, यहां पर ये कण हुआ, ठीक है, मान लीजिए। अब आपके हब्बल साहब तो क्या कह रहे थे कि जब इसमें विस्तार हो रहा था, क्या हो रहा था, इसमें जब विस्तार हो रहा था, एक सेकंड बेटा, इसमें जब विस्तार हो रहा था तो इन आकाशगंगाओं में विस्तार होने लगा, यहां पर इस आकाशगंगा में विस्तार होने लगा, यानी इसके बीच में गैप बढ़ गया, इसके बीच में गैप बढ़ गया यहां पर, ठीक है। लेकिन आपके होयल साहब क्या कह रहे हैं, होयल साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, ये आकाशगंगाएं तो वैसे ही थी, ये आकाशगंगाएं तो इनमें उतना ही गैप था, जैसे इतना गैप है, इतना गैप है, इतना गैप है, लेकिन नई आकाशगंगाएं बने जा रही थी और पुरानी आकाशगंगा नष्ट हो रही थी, यानी इनके बीच में जो गैप था वो स्थिर रहा। क्या रहा, स्थिर रहा, इसलिए इसको स्थिर अवस्था संकल्पना कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, क्योंकि आज ये आपके लेमेंटर साहब है, इनकी बता देता हूं। ये इन्होंने आधुनिक सिद्धांत, और आज भी हम ये मान रहे हैं, आधुनिक सिद्धांत दिया। और एक बात और बता दूं बेटा मैं आपको, आज ये मान रहे हैं, लेकिन पता नहीं आज से 70 साल बाद, 50 साल बाद आप में से कोई या कोई वैज्ञानिक नई संकल्पना दे दे। इन्होंने तो ये कहा था कि सारा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, 13 पॉइंट इसका अधिक घनत्व था, अधिक तापमान था, कम आयतन था। 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट होने के कारण कण दूर दूर हो जाते हैं, धूल के कण इनके चारों ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसको महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया, इसको बिग बैंग सिद्धांत कहा गया, और इसको ब्रह्मांड विस्तार परिकल्पना कहा गया, है ना। ब्रह्मांड विस्तार, अगर आपसे पूछे, यहां पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकाकी बिंदु संकल्पना का संबंध किससे है, तो बिग बैंग से। आपसे पूछे होयल की स्थिर अवस्था संकल्पना का संबंध किससे है, ब्रह्मांड विस्तार वाली संकल्पना से। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको क्लास पसंद आई होगी। हाँ, कभी मैं देर हो रहा हूं, लेकिन बेटा मैं कोशिश करता हूं, मैं डालूं, मैं समय पर डालने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज मुझ पर विश्वास बनाए रखें, हम जल्दी निरंतरता को लाने की कोशिश करेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।